नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पहले से ही परेशान मोदी और शाह को आज राहुल गांधी ने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। राहुल गांधी ने सबूत के साथ, पहली बार एविडेंस के साथ मोदी पर आरोप लगाए कि आने वाले बिहार चुनाव में बीजेपी बड़े पैमाने पर धांधली करने जा रही है। और राहुल गांधी ने इस बार चुनाव के सारे आंकड़े, साक्ष्य, एविडेंस, एवरी फैक्ट वो जुटाए हैं और अखबारों के, देश के अखबारों के सामने रख दिए हैं कि जनता खुद पढ़ के धांधली समझ जाए। अब राहुल गांधी का दोस्तों जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था, आरोप था, वो ये था कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा जमा लिया। इसका मतलब ये है कि जो पैनल इलेक्शन कमीशन के अंदर कमिश्नर को अपॉइंट करता है, कमिश्नर की भर्ती करता है, उनको सिलेक्ट करता है, उस पर मोदी जी और शाह साहब, मोदी और शाह, ये जो गुजरात लॉबी, उसका टोटल कब्जा है। अब राहुल गांधी दरअसल इशारा कर रहे थे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर। ज्ञानेश कुमार पर इसलिए मिस्टर गांधी को शक है क्योंकि ज्ञानेश कुमार माने जाते हैं कि अमित शाह के आदमी। अमित शाह उनको गृह मंत्रालय ले गए। गृह मंत्रालय में वो सबसे करीबी अमित शाह के ऑफिसर थे। अमित शाह ने जब नया मंत्रालय बनाया सहकारिता, मोदी जी के साथ मिलकर, तो ये जो सहकारिता मंत्रालय था, इसके जो पहले सचिव हुए वो ज्ञानेश कुमार हुए। फिर ज्ञानेश कुमार को ले गए और ज्ञानेश कुमार जब रिटायर होने लगे तो अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। हालांकि इस खेल में शाह साहब के जो बिग बॉस हैं मोदी जी, उनकी 100% सहमति थी। यानी मोदी के बगैर ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकते थे। तो राहुल गांधी का कहना है कि ये जो जोड़ी है, मिस्टर चाणक्य और चाणक्य साहब के ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, ये बिहार में वही गेम खेलने जा रहे हैं जो गेम महाराष्ट्र में खेला गया। अब राहुल गांधी का जो दूसरा आरोप है वो और भी ज़्यादा गंभीर है। राहुल गांधी का कहना है, और उन्होंने तमाम आंकड़े दिए, आप आर्टिकल में आंकड़े पढ़ सकते हैं। राहुल का कहना है कि जहां डबल इंजन की सरकार, यानी मुख्यमंत्री भी बीजेपी का या एनडीए का, और केंद्र में तो मिस्टर मोदी और शाह हैं, और फिर चुनाव आयोग में शाह साहब के आदमी हैं, मोदी जी के आदमी, तो जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर वोटर लिस्ट में बड़ा खेल हो रहा है। और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, सारे फैक्ट्स दिए, फिगर दिए, आंकड़े दिए कि किस तरह से बीजेपी ने फर्जी वोटर लिस्ट बनवाई, यानी फर्जी वोटर ऐड किए गए और बाद में वही वोटर, राहुल गांधी का आरोप है, बीजेपी को वोट करते पाए गए। अब राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ, साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ कई आरोप लगाए, कई मामलों की पोल खोली है, लेकिन दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगी। नंबर एक, उनका ये कहना है कि साहब अमित शाह के खास आदमी थे ज्ञानेश कुमार। अमित शाह ही बीजेपी के चाणक्य हैं, सारी इलेक्शन की स्ट्रेटजी वही रचते हैं, चुनाव वही कराते हैं, उनकी टीम कराती है, और उन्हीं का आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो ज्ञानेश कुमार के रहते मिस्टर राहुल गांधी का कहना है कि साहब निष्पक्ष चुनाव कैसे बिहार में होंगे, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से फर्जी वोट का खेल महाराष्ट्र में हुआ, उसी तरह का खेल जेडीयू और बीजेपी मिलकर, डबल इंजन की सरकार मिलकर बिहार में करेगी। वैसा ही खेल जो एकनाथ फडणवीस, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर महाराष्ट्र में किया था, ये उनका मोटा मोटा आरोप है। अब इसको लेकर क्या हुआ कि आज बीजेपी और कांग्रेस में महासंग्राम हो गया, दोनों तरफ से तलवारें खींच गई। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि साहब राहुल गांधी अपनी हार छुपाने के लिए पेशबंदी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है कि हारे क्यों, इसलिए ये दोषारोपण चुनाव आयोग पर कर रहे हैं, बीजेपी पर कर रहे हैं। सुनिए आप महाराष्ट्र के बीजेपी के चीफ चंद्रशेखर बावनकुले को सुनिए, फिर कांग्रेस को भी सुनिएगा। देखिए कि जो राहुल गांधी जी है, ये जो चुनाव की हार से परेशान है और उनकी मानसिकता जो है वो अभी चुनाव की हार से जो मानसिकता उनकी बनी है, वो अपना जो पार्टी का जो उनका परफॉर्मेंस है और खुद का परफॉर्मेंस है, इसको छुपाने के लिए वो इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। अब बीजेपी कह रही है कि साहब राहुल गांधी जब चुनाव हार जाते हैं तो इस तरह के इल्ज़ाम हम पर लगा देते हैं,
चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ बता देते हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी 100% सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, और उनके आंकड़े, उनके सबूत, उनके सवाल का जवाब ना चुनाव आयोग दे रहा है ना बीजेपी दे रही है। 5 साल में 31 लाख नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में 2019 और 2024 के बीच में, लेकिन 5 महीने में 41 लाख नए वोट कैसे जुड़ गए लोकसभा और विधानसभा के बीच में? नंबर 1। नंबर 2, आप अपना प्रोविजनल टर्नआउट जो 58.22% बताते हो शाम को 5 बजे, और फाइनल टर्नआउट आप 66% बता देते हो। 8% का ये फर्क कैसे? हमने कहा चलिए वीडियोग्राफी जारी करिए, सार्वजनिक करिए, क्योंकि जब वोटिंग चल रही होती है तो वीडियोग्राफी मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है। आज तक वीडियोग्राफी नहीं की, उल्टा नियम बदल दिए कि वीडियोग्राफी अब नहीं जारी करेंगे। हमने तीसरा सवाल पूछा कि जो 12,000 बूथ हैं 85 विधानसभा क्षेत्रों के महाराष्ट्र में जहां भाजपा लोकसभा हारी थी, उन्हीं 12,000 बूथ पे ये नए वोट आए और भाजपा विधानसभा जीत गई। दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो यही है कि क्या 4-5 महीने बाद जो बिहार में निर्णायक चुनाव हो रहा है, डू और डाई बैटल हो रहा है, करो या मरो का जो चुनाव है, जैसी स्थिति है, क्या इस चुनाव में महाराष्ट्र जैसी कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए या धांधली कह लीजिए, इस तरह की धांधली जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, क्या वो बिहार में देखने को मिलेगी? बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड होगा, इस तरह की बात है। और क्या तेजस्वी और राहुल गांधी, ये जो महागठबंधन है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लेफ्ट पार्टीज़ का, इस महागठबंधन को हराने के लिए साजिश दर साजिश हो रही है? और जो मिस्टर मोदी के चाणक्य हैं, उन्होंने अभी से गोटियां बिछा दी। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी की अगर हम बात माने तो क्या बिहार का चुनाव हाईजैक होने जा रहा है? हाईजैक होने जा रहा है। अब दोस्तों, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, और इसके दो पहलू। एक, बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, बिहार में इस वक्त क्या हो रहा है, अपोजिशन पार्टीज़ को क्या वाकई लग रहा है कि वोटर लिस्ट मैनेज हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है? तो मैंने कोशिश करी कि आज मैं पटना से, बिहार से मैं अभिषेक कुमार को लाइव बुलाऊं और उनसे समझूं कि भाई कांग्रेस क्या बोल रही है, तेजस्वी के लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी विपक्ष क्या बोल रहा है, सरकारी मशीनरी से आपको क्या भनक मिल रही है। उनको सुनिएगा, अभिषेक कुमार को सुनिएगा, थोड़ा सा और तस्वीर साफ होगी। और सवाल इलेक्शन कमीशन पर भी है कि इलेक्शन कमीशन में जो ज्ञानेश कुमार हैं, नए कैप्टन, और जो अमित शाह के आदमी हैं, क्या ये कुछ खेल करने जा रहे हैं? जिस तरह का खेल राजीव कुमार ने महाराष्ट्र में किया, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो इलेक्शन कमीशन के भीतर क्या है? हालांकि इलेक्शन कमीशन ने आज एक नोट जारी करके कहा कि नहीं साहब, हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं राहुल गांधी, हमें बदनाम किया जा रहा है, हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं। अब सच्चाई क्या है? तो मुझे लगा कि उमाकांत जी को बुलाऊं, जो 25-30 वर्षों से इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं, जिन्होंने TN सेशन का भी दौर देखा, जब चुनाव वाकई निष्पक्ष होते थे, जब पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सेशन साहब से डरते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से डरते थे। उन्होंने वो दौर देखा है और आज का दौर भी देखा है। उनसे भी जरा सच्चाई जान लेते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन क्या कहीं वाकई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। अभिषेक, इस वक्त आप बिहार में हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, और मैं आपसे इसलिए सवाल शुरू कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने जो 4 बातें की हैं कि भाई बेईमानी हो रही है, फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जाती है, फर्जी वोट ऐड किए जाते हैं, मतदान का प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो पहला स्टेप है कि फर्जी वोट बढ़ाए जाते हैं, क्या बिहार में आप हैं, कई लोगों से आपकी बातचीत हो रही, खासकर विपक्ष में, चाहे वो तेजस्वी की पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस की पार्टी के हों, उनका क्या कहना है कि क्या इलेक्शन कमीशन और सत्ता पक्ष यानी JDU और बीजेपी मिलकर बिहार में खेल कर आ रहे हैं? अपोजिशन क्या बोल रहा है वहां पर? दीपक जी, अगर आपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी के बयान को लिया है, और लेना भी चाहिए था, क्योंकि अगला चुनाव तो अब बिहार का ही होना है, तो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू जान पड़ता है। क्योंकि बिहार का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, आपको जानकर हैरत होगी कि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी गठबंधन के बीच केवल 0.07% वोटों का फासला था। यानी 12,000 वोटों के अंतर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव का गठबंधन पिछड़ गया था। 1 दर्जन के करीब सीटों की मतगणना पर सवाल उठ गए थे। और अब
चूंकि उस तरह की का काम फिर से ना हो, और जो महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र की जो परिस्थितियां दिख रही है, जी उन परिस्थितियों को देखने के बाद जब दिखाई देने लगा है कि अब टारगेटेड तरीके से, जो राहुल गांधी ने आज अपने आर्टिकल में लिखा भी है, मैंने इंडियन जी एक्सप्रेस वाला आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 85 कंस्टिट्यूएंसी असेंबली की महाराष्ट्र की, जहां बहुत खराब प्रदर्शन था लोकसभा चुनाव में एनडीए का, जी उन 85 कंस्टिट्यूएंसी में ज्यादातर वोटर बढ़ा दिए गए। और चलिए वोटर भी बढ़ाए एक सवाल, गए। आप बिहार के एक्सपर्ट है, आप बिहार जी। के एक्सपर्ट है, मुझे लगा कि बहुत घुमा फिरा के सवाल करने का कोई मतलब नहीं, सीधा ही आपसे पूछ लूं। मान लीजिए फाइट तो टफ है, 30-40 सीटों पर, अभिषेक बाबू, जी। 30-40 सीटों पर 1-2% का खेल हो गया, जो राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र में हुआ है। अगर 30-40 सीटों पर बीजेपी ने खेल कर दिया, यानी जेडीयू बीजेपी ने, इलेक्शन जीत लेगी बीजेपी। देखिए 30-40 सीटों पर खेल करने का तो मतलब ये है कि बिहार में 243 की असेंबली है, खेल ही खत्म हो गया, मतलब हर छठी सीट पर खेल हो गया। 20 सीटों पर हो अगर गया। 20 सीटों पर भी प्रभावित हो जाएगा। पिछली बार का आंकड़ा आप देखें ना, मुख्य विपक्षी गठबंधन को 110 सीटें और सत्तारूढ़ गठबंधन को 125 सीटें। ओ माय गॉड, ये तो भाई 15 आप कह सीटों रहे का हैं ही तो 20, अंतर था। माय गॉड, आप कह रहे हैं कि अगर 20 सीट 243 में अगर 20 सीट बिहार में उसी में कुछ खेल हो गया, जिसकी तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया है, तो बीजेपी जीत सकती चुनाव और तेजस्वी साहब को एक बार फिर से रुकना पड़ेगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं जरा आता हूँ लखेड़ा साहब पास। लखेड़ा साहब, भाई टीएन सेशन के जमाने से आप इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं और अब तक देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप जितना सीनियर इलेक्शन कमीशन देखने वाला दूसरा रिपोर्टर कोई दिल्ली में होगा। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो बार बार हमले किए हैं और महाराष्ट्र के जो फैक्ट्स रखे हैं कि किस तरह से एक साल के अंदर इतने लाख वोटर बढ़ जाते हैं, किस तरह से परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, किस तरह से कुछ मशीनों में बैटरी का खेल था और बहुत सी चीजें थी। वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काटे गए और खासकर उन पॉकेट्स में काटे गए जहां पर इंडिया अलायंस के समर्थक थे, उनके पॉकेट्स थे। मैं आपसे सिर्फ बहुत एक लाइन में जवाब चाहता हूं, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगा। क्या महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई? आप इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं 25 साल से, आपने तकरीबन मुझे लगता है दर्जन भर आपने बड़े बड़े चुनाव कवर किए। क्या महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई थी मिस्टर लखेड़ा? यस और नो, बीच का जवाब नहीं चाहिए। नो कह सकते हैं। देखिए, गड़बड़ नहीं हुई है, ये इस पर विश्वास करने का कोई आधार मुझे नजर नहीं आता है। और बड़े गड़बड़ी नहीं हुई, व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, हर लेवल पर गड़बड़ियां हुई। पैसे बांटने से लेकर के उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो तो गेस्ट हाउस में रुपए बांट रहे थे लोगों को। शिकायत हुई, एफआईआर हुई, कुछ नहीं हुआ। अगर वही कांग्रेस के साथ हो जाता तो क्या होता? मतलब पूरा तबाही हुई। और मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र के साथ और महाराष्ट्र के साथ ये बहुत बड़ा मजाक हुआ है। क्या और मैं इलेक्शन कमीशन क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं, एक सीनियर इलेक्शन कमीशन के जर्नलिस्ट से जो कवर कर रहा है और 25 साल, 5 साल में लखेड़ा साहब लोग एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, आपको तो 25 साल हो गए। क्या मैं ये कह सकता हूं, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद करी और धांधली होने दी, मनमानी करने की छूट दी एकनाथ शिंदे को, बीजेपी को? कैसा हुआ था? उन्होंने आंखें बंद रखी नहीं, आंखें खोल के रखी, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है उसके उम्मीदवारों के पक्ष में जगह जगह ऐसा किया जाए कि वो जीत जाए। और पूरा बाइस्ड, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र के इलेक्शन में पूरी तरह बाइस्ड था, एक तरफा था। उसकी निष्ठा पर, ईमानदारी पर मुझे कोई भरोसा नहीं। और राजीव कुमार तो जैसे विवादास्पद मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में वो इलेक्शन हुआ, और उन्होंने मैं बता रहा हूं आपको कि अपोजिशन के जो एलिगेशंस हैं, उन जो एलिगेशन है, आरोप है, उनकी कोई स्क्रूटनी नहीं की। मेमोरेंडम दिए गए, उसकी कोई उन्होंने स्क्रूटनी नहीं की। इतना मैं कह सकता हूं। जी लखेड़ा साहब, इलेक्शन कमीशन में
जिन्हें पितामह कहा जाता है, टीएन शेषन, टीएन शेषन जिनको जी। माना जाता है कि भाई इन जैसा निष्पक्ष और निर्भीक इलेक्शन कमिश्नर ना हुआ, ना होगा और ना आगे हमें देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही टीएन शेषन पैदा हुए जो इलेक्शन कमिश्नर बने। आप टीएन शेषन के साथ अक्सर चाय पीते थे, आपने कई खुद मुझे बताया कि नाश्ता करते थे उनके साथ। कई इंटरव्यूज आपने टीएन शेषन के लिए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा आदमी हमारे साथ इस वक्त लाइव है जिसने टीएन शेषन को रिपोर्ट किया। टीएन शेषन और राजीव कुमार, टीएन शेषन और राजीव कुमार, यानी 30 साल के अंदर, 3 दशक के अंदर इलेक्शन कमीशन में कितना फर्क आ गया। अगर मैं कहूं कि टीएन शेषन और राजीव कुमार में आप तुलना करें तो कितना फर्क आपको दिखता है? देखिए, कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है टीएन शेषन और बाकी उसके बाद 2-4 लोग और आए इलेक्शन कमीशन जिन्होंने अच्छा काम किया और अपनी पोजीशन को एसेप्ट किया। लेकिन जो राजीव कुमार है उन्होंने तो सबसे बदनुमा दाग भारत के निर्वाचन आयोग को लगाया और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि टीएन शेषन ने जो जो कानून था इलेक्शन कमीशन जिसके आधार पर देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाता है, पारदर्शी चुनाव करवाता है, वही कानून आज भी था, वही कानून टीएन शेषन के पास था, वही कानून राजीव कुमार के पास था और कोई फर्क नहीं था। एक पॉइंट और है कि देखिए इस सरकार ने सबसे बड़ा गड़बड़ काम किया, गलत काम किया कि चुनाव आयोग में जो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होते हैं, तैनात होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली। जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी 2022-23 में और कहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन हो, अपोजिशन जो है इसे 3 मेंबर होने चाहिए, वो तय करेंगे इलेक्शन में। तो इस सरकार ने क्या किया, वो कानून ही बदल दिया और कानून बदल करके प्रधानमंत्री के हाथ में 2 वोट दे दिए। अब उनका मंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, उसके बाद तो इस मैं क्लेरिफाई कर देता हूं। बड़ी बात जी जी दो बातें लखेड़ा साहब ने दोस्तों की। एक तो इन्होंने कहा कि टीएन शेषन और आज के इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कोई तुलना नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी तुलना नहीं हो सकती है। ये सवाल ही मेरा गलत है। इस तरह से थोड़ा सा नाराज भी हो गए थे लखेड़ा साहब और इसलिए नाराज हुए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में एक ही कानून है, जो कानून 1990 में था सेशन के टाइम पे, वही कानून 2025 में भी है। लेकिन फर्क यह है कि सेशन कानून को लागू करते थे और जो राजीव कुमार हैं, जो लखेड़ा साहब इलेक्शन कमिश्नर के रिपोर्टर हैं, ये कह रहे हैं कि राजीव कुमार कानून लागू करने की जगह उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे, ये कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भारत के चीफ जस्टिस ने नरेंद्र मोदी से कहा था कि 3 लोगों को इलेक्शन कमिश्नर चुनना चाहिए, जिसमें नेता विपक्ष हो यानी राहुल गांधी हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो और जिसमें प्रधानमंत्री हो। 3 लोग हों, तीनों अलग अलग हैं, इनको चुनना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने उस सुझाव को माना नहीं, कानून बना दिया। पार्लियामेंट में कानून बनाने की उनके पास ताकत है और उन्होंने अमित शाह को अपने साथ रख लिया। तो आज की तारीख में दोस्तों बता दें कि अमित शाह और मोदी और राहुल गांधी, ये 3 लोग मिलकर इलेक्शन कमिश्नर चुनते हैं। राहुल गांधी के पास 1 वोट है, मोदी जी के पास अमित शाह और उनका 2 वोट है। इसलिए राहुल गांधी हर बार जब भी चुनाव होता है उनकी चलती नहीं है, मोदी जी हमेशा अपने आदमी को नियुक्त करा लेते हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। बहरहाल मैं जरा अभिषेक जी के पास आ रहा हूं। अभिषेक जी, राहुल गांधी का ये कहना है कि बिहार में वोटर लिस्ट में बहुत से नाम ऐड कर दिए गए हैं या कर दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेसियों से आपकी बात हो रही है बिहार में, या फिर वहां पर लेफ्ट पार्टियां मजबूत हैं उनसे बात हो रही है, या तेजस्वी के लोगों से बात हो रही है, क्या बेचैनी है? क्या एक सत्ता का डर है कि डीएम कहीं ना कहीं धांधली कर रहा है, कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर धांधली कर रहा है, कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन का सारा सिस्टम है बिहार में वो मोदी में है? ऐसा कुछ है? बेचैनी दिखती है आपको बातचीत में? दीपक जी, देखिए बेचैनी तो है, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो या इंटायर इंडिया अलायंस जिसे आप कहते हैं, महागठबंधन, सब में एक बेचैनी तो है, क्योंकि पिछले चुनाव का अनुभव भी उनके पास है। बिहार चुनाव का कहीं 12 वोटों से सर्टिफिकेट दिया गया, कहीं 323 वोटों से सर्टिफिकेट दिया गया, कहीं 250 वोटों से, कहीं 200 वोटों से सर्टिफिकेट दिया गया। दर्जन भर के आसपास सीटें थी और आपको जानकर हैरत होगी कि लगभग ये सारी सीटें चली गई थी सत्तारूढ़ अलायंस के पक्ष में और उन्हीं के बूते वो थिन मेजोरिटी वाली सरकार बनी थी। एक चीज इस सवाल के जवाब में आगे बढ़ने के पहले मैं ऐड करना चाहूंगा, जो उमाकांत लखेड़ा जी ने इस तरफ इशारा किया।
उमाकांत लखेड़ा जी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी नियुक्ति कैसे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी एक चीज पर अब तक मौन है, राहुल गांधी ने भी अपने आर्टिकल में उस पहलू को नहीं छुआ है। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक यह है कि पहले इलेक्शन कमीशन 1 मेंबर बॉडी होती थी, बाद में 93 से 3 मेंबर बॉडी हो गई, और जब 1 मेंबर बॉडी थी तब इलेक्शन कमिश्नर, जिनको अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप कहते हैं, उनके रिमूवल प्रोसेस में उनको हटाने के लिए संसद से महाभियोग जैसी प्रक्रिया थी, यानी आसान नहीं था हटाना। बाद में जब 1 मेंबर बॉडी को 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, एक की जगह 3 लोग वहां आ गए, 2 एक्स्ट्रा लोग ऐड हो गए, तो उन 2 एक्स्ट्रा लोगों को अधिकार तो दे दिए गए सीईसी के बराबर, लेकिन उनका रिमूवल प्रोसेस सेक्रेटरी की तरह कर दिया गया। सरकार जब चाहे उनको हटा के कहीं भेज दे, एडीबी में भेज दे, एशियन डेवलपमेंट बैंक में, या हटा दे या कहीं रख दे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर यदि असर्टिव भी होना चाहे तो क्या कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि 2 लोग तो सरकार के रहमो करम पर है, और वो 2-1 से फैसला अपने पक्ष में कर लेंगे, तो करेगा क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर? आप ये कह रहे हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि उनको भी उसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी, संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को, अभिषेक जैसे सीईसी को मिली हुई है। अभिषेक कह रहे हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर हैं 3, उसमें से 2 ऐसे जिनको कोई संविधान का प्रोटेक्शन नहीं है, वो एक तरह के मोहरे हैं, जैसे किसी इंस्पेक्टर को हटाया जा सकता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटाया जा सकता है, उसी तरह से सरकार जब चाहे एक आदेश करके हटा सकती है। मेरा एक दूसरा सवाल, अधिकार बराबर है, अधिकार सीईसी के बराबर है उनको जी हटाने की प्रोसेस जो है उनका। मैं आ रहा हूं, जरा आपके पास आ रहा हूं लखेड़ा साहब, एक अभिषेक से सवाल और पूछ लें। सवाल अभिषेक मेरा ये है कि ज्ञानेश कुमार जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनके हाथ में इलेक्शन कमीशन है, जो बिहार का चुनाव कराएंगे, ज्ञानेश कुमार जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, ये मिस्टर अमित शाह के संपर्क में आए। ये फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी थे गृह मंत्रालय में। कश्मीर में जो धारा, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी थी, उसका सारा ब्यौरा जो है ज्ञानेश कुमार ने तैयार किया। कश्मीर की सारी पॉलिसी जम्मू कश्मीर की ज्ञानेश कुमार देखते थे। उसके बाद अमित शाह से इनके संबंध और बढ़े, और ज्ञानेश कुमार जो हैं उसके बाद वो सहकारिता के सचिव हो गए, अमित शाह के और क्लोज है। और अमित शाह, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन अमित शाह के आशीर्वाद से ही मैं कहूँगा, उनके स्नेह से ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। ये पूरे देश ने देखा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि बिहार में अगर अमित शाह की चलेगी, अगर आपको लगता है कि अमित शाह के हाथ में ही बागडोर है, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। आपने ही इस प्रोग्राम में कहा था कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस यानी नीतीश कुमार का ऑफिस अमित शाह चलाते हैं, संजय झा चलाते हैं, इस तरह के लोग चलाते हैं। तो क्या इस बार इलेक्शन का सारा प्रोसेस कहीं ना कहीं उसका रिमोट अमित शाह के हाथ में, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, ज्ञानेश कुमार यदि उनके हाथ में है तो कह सकते हैं कि काफी हद तक ऐसी चीजें हैं, लेकिन फिर घूम फिर कर बात यही आती है कि अकेले ज्ञानेश कुमार ही नहीं, बाकी 2 भी तो है। ज्ञानेश कुमार जो कराना चाहते हैं, वो कराने के लिए उन 2 में से कम 1 की सहमति चाहिए, जो उनके साथ इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, और वो 2 भी उन्हीं के हैं। भाई लखेड़ा साहब, आपसे एक चीज तो और पूछनी है। इलेक्शन कमीशन ने आज एक सादे पेपर पे अपना बयान जारी किया है, और कर सकते हैं, कोई नोट दे सकते हैं, हालांकि उस पर कंट्रोवर्सी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि भाई राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं, इशारा किया, नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बदनाम किया जा रहा है। और ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जा रहा है, जो भी विधायक और सांसद चुनाव जीतते उन सबको भी आप बदनाम कर रहे हैं कि वो बेईमानी से आए हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो सारा का सारा जो कानून है, जो हमारा पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जिसके तहत चुनाव होते हैं, इलेक्शन कमीशन शब्दशः उसको फॉलो करता है। हम कोई बेईमानी नहीं करते, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता, और राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं बेबुनियाद कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। आप इस पर टिप्पणी मैं चाहता हूं, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन 25 साल से कवर कर रहे हैं। एक लाइन में अगर बात कहें तो बहुत जी मेहरबानी होगी। मैं बिल्कुल बहुत संक्षिप्त में 2-3 पॉइंट में छोटा पॉइंट पे आपको बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि टीएन सेशन एक ब्यूरोक्रेट थे, वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, हमारे सामने वो कैबिनेट की ब्रीफिंग करते थे, और कैबिनेट से जैसे वो रिटायर हुए अगले दिन कुछ ही समय में उनको एकदम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया।
उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही था, जब टीएन सेशन बने ठीक है, थे एक ही था। ठीक है। जैसे टीएन सेशन ने ओथ ली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उसके बाद उनकी जो कार्य प्रणाली थी, कार्यशैली थी, वो टोटल निष्पक्ष हो गई। उन्होंने उनके लिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या अकाली दल हो, सब उनके लिए एक समान हो गए। ये उन्होंने दिखाया। तो आपकी जो निष्पक्षता है वो न केवल आपके मुंह से बयान जैसा आज जारी हुआ है उससे परिलक्षित की जाएगी या उससे डिफाइंड की जाएगी, बल्कि आपको दिखना भी चाहिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 10-11 साल से भारत का चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए। अपोजिशन के प्रति बायस ने, अपोजिशन की शिकायतों के प्रति बायस ने। लखेड़ा साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को 25 साल से कवर कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब मैं पहले देखता था, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, उस वक्त के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, कम से कम उनके जो एक्शन थे वो निष्पक्ष दिखते थे, वो कार्रवाई करते थे। उन्होंने टीएन सेशन की मिसाल दी। और आज का जो इलेक्शन कमीशन है वो निष्पक्ष नहीं दिखता। एक्शन से आपको न्यूट्रल दिखना चाहिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री कहें कि मंगलसूत्र छीन रहे हैं या कुछ अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी हो रही, उस पर एक्शन नहीं लेता आज का इलेक्शन कमिश्नर जो है। ये उनका कहना है। निष्पक्षता जो है वो कहीं ना कहीं चरित्र में और चाल और चलन में दिखनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, छोटा सा जवाब अभिषेक आपसे चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो आर्टिकल लिखा, ये जो नई बहस छिड़ी, बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खिंच गई हैं, विपक्ष और सरकार सामने है, आमने सामने एक दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है, क्या लगता है कि बिहार का चुनाव इतना निर्णायक है कि वहां महाराज जैसा कोई खेल हो सकता है? कोई खेल हो सकता है? आपको आशंका है, आपको कोई आशंका सताती, आपको शक होता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, इस वजह से राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखा? ये दीपक जी, आशंका तो है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज ये लगती है कि राहुल गांधी अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने बीजेपी क्यों आ रही है? बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे राहुल गांधी वहां डिफेंड करने जिनको आना चाहिए, बिना दस्तखत मुहर के वो सामने आ रहे हैं। उनकी चिट्ठी आ रही है, उसमें कहीं दस्तखत मुहर नहीं है। दैट्स द पॉइंट। ये सवाल ये कि बीजेपी का, चलिए आपने सारी बात कह दी, आपने अभिषेक साहब आपने सारी बात कह दी, एक ही स्ट्रोक से आपने जो है मतलब मैं कहूंगा सारा निचोड़ जो है निष्कर्ष सामने रख दिया। भाई अभिषेक जी का ये कहना है, इसी पर मैं बात खत्म कर रहा हूं दोस्तों, इनका कहना है कि भाई अगर राहुल गांधी इलेक्शन कमिश्नर पे या इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं धांधली के, गड़बड़ी के, तो बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है इलेक्शन कमीशन? बीजेपी भी तो न्यूट्रल है। रेफरी को दूसरी टीम डिफेंड क्यों कर रही है? रेफरी खुद अपने को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे सामने आके? ये एक बड़ा सवाल किया। और यहीं से जो लखेड़ा साहब ने कहा कि भाई एक्शन जो है, न्यूट्रल अगर आप हैं तो एक्शन से दिखना चाहिए, आपके कृत्य से दिखना चाहिए, आप जिस तरह की कार्रवाई करते हैं उससे दिखना चाहिए। और इस तरह की कार्रवाई निष्पक्ष जो है वो चुनाव के समय चुनाव आयोग से नहीं दिखती। बहरहाल मैं फिर कहूंगा कि चुनाव आयोग ने आज कहा कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं, हमको बदनाम किया जा रहा है। उधर राहुल गांधी अपने बात पर अडिग हैं, कांग्रेस अडिग है, उनका कि नहीं, गड़बड़ महाराष्ट्र में हुई थी और ऐसी ही गड़बड़ बिहार में की जाने की तैयारी हो रही। लखेड़ा साहब आप आए, आपने समय दिया हमको, हमारे दोस्तों को। और अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिहार में हैं फिर भी आप स्टूडियो पहुंचे और हमारे साथ लाइव हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।